बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? हाँ, उम्मीद है अच्छे होंगे। हाँ, नमस्ते। हाँ, नहीं नहीं, आज जा रहे हैं। हाँ, चलिए। क्या भैया? कब आएंगे? आ जाएंगे 1 तारीख को। 1 को यहाँ पे चुनाव है ना, तो 2 को संडे है, तो आ जाएंगे, संडे को आ जाएंगे। चलिए, यानी मंडे से हम फिर मिलेंगे आपको। बैठो भैया, बैठो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छी बात है। तो लगभग बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फाइनल कर लिए हैं, और जूलॉजी के एक चैप्टर और बचा है, ह्यूमन ग्लैंड एंड हार्मोन। तो उससे वापस आने की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मानव का प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जहां से सवाल बनने के चांसेस बनते हैं, है ना। चलिए बैठिए। तो आप लोग अपने दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। बीती ताहे विसार के आगे की सुध ले, पुराना जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और आगे वाली कार्यक्रम में लग जाइए, है ना। मैंने देखा अभी बहुत सारा नाम आपका चिपका हुआ है नीचे, है ना। कुछ लोग माइनस में भी गए हैं, है ना। माइनस, कल वहां मुसल्लापुर हाट में मैसेज आया कि सर हमारा -24 नंबर चला गया है। -24। और अब हम भैंस चराने जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा दूध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिके। हमने कहा यार, ये तो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका। तो हमने कहा एक साल और काम कर लो इधर, उसके बाद भैंस कहीं जा थोड़ी रही है, दोबारा पाल लीजिएगा, है ना। चलिए, -24 मतलब बहुत खतरनाक नंबर हो गया। कुछ ज्यादा खेल दिया था वो बाहर निकल निकल के। चलिए। हैं? ठीक। ये ऐसा इशू है क्या? देखो जरा। तो हम लोगों ने कल देखा मानव का प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन। तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में हेडिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड हार्मोन्स। आजकल हार्मोन से सवाल उठ रहे हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज है वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन वालों का रिजल्ट अपलोड है, सब अपलोड है, देखता नहीं हो तो क्या करें भैया। नमस्ते जो ऑनलाइन देख रहे हैं, नमस्कार, है ना। आज तो मजा आ जाएगा। हॉनेस्टली में मेरा 45 है। मेरा 12 नंबर आया था। अच्छा, ये इस टॉपिक के नाम पे बोला कि आज तो मजा आ जाएगा बीरू, है ना। आपके मजे का कोई मतलब नहीं है। हम ऐसी बात बताएंगे अभी आपको ना, आप अंदर से दर्द हो महसूस करोगे। हाँ जी। क्या चीज? अच्छा, आया ही नहीं। आपने ओएमआर में गलतियां की होंगी, मान के चलो। होता क्या है कि जैसे अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो ओएमआर लेता नहीं है। नहीं, गलती थी तो एक बार देखना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा ओएमआर पे, है ना। हो जाता है, इक्का दुक्का मिस्टेक दिखती है। साथ में ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट नॉट पॉसिबल। कोई चीजें संभव ही नहीं है तो उस पर क्या ही बात कर सकते हैं। टॉपर तो यहीं से हुआ है ना। हाँ, जानकारी है मुझे। वहां पे जब कल जानकारी मिली तो हमारे पास लिस्ट है, लिखा था टॉपर फ्रॉम बोरिंग रोड। हाँ, तो हम तो चाह ही रहे थे कि बोरिंग रोड से हो हमारी। वहां पे क्या कहे यहाँ के लिए ऐसा हम कह नहीं सकते कभी। नहीं, गलत है। वो एआई से एडिटेड है, मेरी आवाज नहीं है वो। आजकल तो एआई वगैरह पर कुछ भी कर देता है, उसकी जांच होनी चाहिए, है ना। मैं आपके लिए कभी ऐसा कह सकता हूँ भला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैं इतना मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप टॉप रहो, टॉप हो तो हो भी तो गए। चलिए, वो सारे वीडियो फर्जी हैं, उसको मैं बनाता ही नहीं। तो हार्मोन के बारे में और
मानव के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा अलग अलग जीवों के रिप्रोडक्शन को देखेंगे। हमारे पास दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक, और एक होता है सेक्सुअल, जिसे हम कहते हैं लैंगिक। तो अपनी कॉपी में दो हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, लिखिएगा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकार, लिखिएगा हेडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन के प्रकार डिवाइड कर लीजिएगा। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो इसमें जो अलैंगिक जनन, इसमें कई प्रकार की विधियां हैं। एक विधि है फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं विखंडन। एक विधि है बडिंग, इसे कहते हैं मुकुलन, बडिंग या मुकुलन। आजकल सवाल यहां से बन रहे, ध्यान देना। एक व्यवस्था है रेवोकेशन या फिशन, जिसे हम कहते हैं खंडन। एक और व्यवस्था है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन, इसे कहते हैं हिंदी में कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। एक और टॉपिक आपने ये तो पढ़ा ही है, टिश्यू कल्चर, याद है ना, हमने आपको समझाया है। तो एक है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर, और एक और अलैंगिक जनन है, वो है क्लोनिंग प्रक्रिया। क्लोनिंग प्रक्रिया, ये लगभग 3 और 3 6 प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसमें जो पेरेंट है वो एक लिंगी, मतलब एक ही है, इसमें दो लोग शामिल, मेल और फीमेल शामिल नहीं होते, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। और सेक्सुअल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आंतरिक लैंगिक जनन की प्रक्रिया, आंतरिक लैंगिक जनन की प्रक्रिया, और एक होती है बाह्य लैंगिक जनन की प्रक्रिया, बाह्य लैंगिक जनन की प्रक्रिया, आंतरिक लैंगिक जनन की प्रक्रिया और बाह्य लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो दो हिस्सों में डिवाइड है ये। सेक्सुअल में मेल और फीमेल होते हैं, और एसेक्सुअल में केवल एक ओरिजिनेटर होता है, जिसे हम सिंगल पेरेंट कहते हैं, सिंगल ओरिजिनेटर के तौर पर जानते हैं। तो अगर आप चाहें तो दो बातें ऊपर लिख सकते हैं इसके, कि अलैंगिक में केवल एकल जनक होता है और यहां पर नर और मादा होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मौजूद होते हैं। और यहां पर एकल जनक होता है, एकल जनक होता है, यहां पर कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल। मेरा हेलमेट ले कोई चला गया है, अगर हो तो दे दो, बहुत गंदा है, लगाओगे तो सर खराब हो जाएगा। भाई ये इतना ईमानदार व्यक्ति कौन है? तो अगर ले गए, कुछ लोग गलती से ले गए होगा, तो अगर ले गए हैं घर पे जाके कल धो के ला के दे देना, वापस कर देना, गंदा बहुत। हेलमेट मतलब सर में लगाने वाला हेलमेट, तो लेके चला गया। और यहाँ पे लोग रखते हैं ना, तो भैया अगर ऐसा है तो लौटा देना यार, काहे को लेके जाते रहते हो। चलिए बन गया, हाँ जी, ओरिजिनेटर, हाँ एकल, इसलिए इसको बोलते, हाँ। तो आइए की करके सब पे चर्चा करते हैं। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों को देखेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड यहीं से है सवाल बनने का, सेक्सुअल से ट्रेंड है ही नहीं। तो हाँ, हिंदी में हो जाएगा अलैंगिक और अंग्रेजी में हो जाएगा एसेक्सुअल। तो इनमें से हम 5 विधाओं में से शुरुआत करते हैं। लिखिए नंबर 1,
क्लोनिंग प्रोसेस। ये नंबर 1 क्लोनिंग प्रोसेस। कृष्णा कुमार कौन है भैया? किशन कुमार -12 है, -12 +12, 12 रैंक है। किशन कुमार कहाँ गए? किशन कुमार दिख ना रहे। अच्छा आपका ही है, 12 पॉजिटिव है नेगेटिव में। अच्छा रैंक 12 है भाई, बड़ा अच्छा है यार किशन। अब की बार इसको 2 लाओ, है ना। इस और कोई है 12 से नीचे रैंक वाला इधर? कौन? 9 है आप? अरे वाह, बहुत शानदार यार। मतलब 9 रैंक लाना अपने बड़ी बात है। इधर बच्चियों में कोई रैंकर? ऐसे ही करोगे? इतना मानते हैं हम उसको, रैंकर नहीं लाते हो? अंडर 50 है कोई? 50 के अंदर कोई है रैंकर? अच्छा आप हो, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। उधर भी देखो बच्ची है, बहुत ही शानदार, है ना। 50 के अंदर भी लाना आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना, और एक से एक धुरंधर तक आए हैं इसमें। जो हमारे इन हाउस स्टूडेंट के अलावा भी आउट स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं। तो और एक से एक है कि एकदम कि पीटी निकलना ही तय है उनका, है ना। अच्छा एक गमछा, ये मतलब पटना में बहुत गर्मी है ऐसा आनंद कह रहे हैं, तो इसलिए आप एक गमछा रखिए। यार मैं गमछा इस्तेमाल करता हूँ, बिना गमछा का मजा नहीं आता। हाँ सफेद रंग का है मेरे पास, अभी संस्थान ने एक और ला के दे दिया है। हाँ नहीं नहीं, भगवान नहीं दिया है, वाइट ही है, तो काफी शानदार लगता है। लेकिन अब यहाँ लेके आना थोड़ा सा अलग, बुरा नहीं है, लेकिन अब गर्मी का अवसर है नहीं, फिर भी धूप बाहर है, आपने अच्छी सलाह दी है, मैं इस पे अमल करूंगा, है ना। हाँ गमछा आवश्यक है ना, नेगेटिव नहीं है। आप उसको जैसे बाहर का लोग बुरा मानता है, हमारा प्रतीक है, और प्रतीक है तो है, उसको हम बुरा थोड़ी मानेंगे। हम कोट पैंट के ऊपर गमछा लग जाएंगे तो हमारी मर्जी, कोई कुछ कह लेगा। हाँ हाँ, हमारा कल्चर है तो हम ऐसा करते हैं, है ना। वो लुंगी पहनता है तो उसका कल्चर है ना। बताओ हमारा उपराष्ट्रपति भी थे तो वो लुंगी लपेटे, तो याद है ना, देखा होगा। तो सबका अपना अपना कल्चर है, उसे बना के रखिए। आवश्यक थोड़ी है कि हम किसी के चक्कर में फंसते चले जाएं। आप जैसे जिसमें कंफर्ट महसूस करें उसको इस्तेमाल करें। तो हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग की। हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी जब हम बात कर रहे थे स्टेम सेल के बारे में, और खास करके सेल के बारे में, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, याद है। तो सोमैटिक सेल के बारे में जब पता चला तो पता चला कि सोमैटिक सेल एक ऐसी सेल है जो हमारी बॉडी को फ्रेम करती हैं, यानी कि एक ऐसी सेल जो हमारी मसल्स को बनाती हैं या हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। यानी हमने सोमैटिक सेल या हिंदी भाषा में दैहिक कोशिका के तौर पर जाना था, और हमें ये जानकारी मिली कि जो दैहिक कोशिका या सोमैटिक सेल है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो जवाब था 2n। कितने? 2n गुणसूत्र होते हैं, यानी इसमें पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो दैहिक कोशिकाएं हैं, या इनको हमने सोमैटिक सेल कहा, ये कहाँ होती हैं? तो आमतौर पर जो हमारा पूरा शरीर है, यानी कि जो हमारी मांसपेशी यानी मसल्स है, या हमारी जो स्किन है यानी कि त्वचा, इनमें, या हमारा जो ब्लड है, या हमारी जो बोन है, ये सारी की सारी किससे बनी है? तो जवाब हो जाएगा सोमैटिक सेल से। ये एग्जैक्टली 46 क्रोमोसोम की होती हैं, अब वो चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। एक और सेल पे चर्चा हुई थी, वो थी आर सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, याद है ना। और हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में जानकारी ये मिली कि वास्तव में या तो स्पर्म या तो एग, इन दोनों को हमने मेल और फीमेल के संदर्भ में रिप्रोडक्टिव सेल कहा था। इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल के मिलने से या इन्हीं के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है और हमें जाइगोट मिलता है, और जाइगोट का के आधार पर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ पाते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है ये एक नेचुरल, या यूं कहा जाए कि जो ह्यूमैनिटिक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नई विधा के बारे में जानकारी हासिल की जिसे क्लोनिंग प्रोसेस कहा गया, और उसमें हम सोमैटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही शानदार सी प्रक्रिया है, और हमने एक टेक्नोलॉजी का नाम बताया था आपको, SCNTT। बताया नहीं बताया? याद आ रहा है?
सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, आई थिंक याद है तो ठीक है, नहीं तो यहां से समझिएगा। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो वास्तव में किसी भी क्लोन के निर्माण में हम SCNTT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सोमैटिक सेल का उपयोग करके हम ठीक वैसा ही क्लोन बनाते हैं। मसलन कि अगर हमें रमेश का क्लोन बनाना है तो ऐसी स्थिति में हमें रमेश का एक सोमैटिक सेल क्या लेना होगा, सोमैटिक सेल लेना होगा, और इसी सोमैटिक सेल के सहारे हम कुछ ही दिनों में, यानी कि जो 9 महीने लगते हैं बच्चे के जन्म में, तो उन दिनों को इस्तेमाल करते हुए हम एक रमेश जैसा ही छोटा क्लोन प्राप्त करेंगे। इसे हम बेबी क्या बोलते हैं, बेबी क्लोन कहते हैं, है ना, बेबी कॉर्न नहीं कहेंगे, ध्यान देना, क्या बोलेंगे, बेबी क्लोन कहेंगे, जो कि कुछ दिन के बाद रमेश जैसी शक्ल वाला हो जाएगा, उन्हीं के जैसा हाव भाव, उन्हीं के जैसा चाल ढाल, उन्हीं के ठीक जैसा नए नक्श हो जाएगा, बस खाली ब्रेन उनके जैसा नहीं होगा। उन्हें फिर से छोटा बड़ा सिखाना पड़ेगा और उस क्लोन को फिर से हमें बताना पड़ेगा कि रमेश ये संगीता है, नहीं तो संगीता पहचान नहीं सकता, कारण कि वो ब्रेन वाला डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है, ऐसा देखा गया। तो कुल मिला के, हालांकि ह्यूमन क्लोन संभव ही नहीं है, हम एनिमल क्लोनिंग पर बात करते हैं, तो कुल मिला के किसी भी सजीव का, यानी खास करके जो जीवधारी है, उसी का एक जेनेटिक कॉपी क्या बनाना, उसी की एक जेनेटिक कॉपी तैयार कर देना, एग्जैक्ट वैसा ही, इस पूरी व्यवस्था को हम क्लोन कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था में हम एक सेल जो ले रहे हैं वो है सोमैटिक सेल। द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सोमैटिक सेल इज एक्चुअली 46 क्रोमोसोम एंड सेम एज द सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ओरिजिनेटर एंड सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट इन बेबी क्लोन, है ना। तो ड्यू टू सेम क्रोमोसोम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनेटर एंड बेबी क्लोन, यानी कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, एकदम टू कॉपी ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर 46 गुणसूत्र पूरे हो गए हैं। जो हम नेचुरल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें 23 माता के और 23 पिता के होते हैं, और दोनों के गुणों का सम्मिश्रण होकर के एक बच्चे का जन्म होता है। तो कई बार बच्चा माँ पे जाता है, कई बार बच्चा पिता पे जाता है, वो बात अलग है। मौसी उसी कहती है अरे हम पे गए, पागल मौसी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल प्रभाव है। बुआ वगैरह ऐसे पगलेट बुआ दिख रहा है, हम पे गया है, मारेंगे सुधर जाओगे, कोई किस पे नहीं गया है ना। सारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस वो माता और पिता का, थोड़ा बहुत नानी पर प्रभाव डाल सकता है ना। नानी का एक जो दृष्टिकोण है वो हमने आपको बताया ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो वो उनकी तरफ दिखता है। तो ये पूरी कहानी है। तो हम क्लोन में जो इस्तेमाल करें वो क्या है, मुख्य तौर पर सोमैटिक सेल है। तो लिखिएगा, देखिए क्लोन, क्लोन एक प्रकार की, क्लोन एक प्रकार की, एक प्रकार की जेनेटिक, क्लोन एक प्रकार की जेनेटिक कॉपी तकनीकी है। क्लोन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक कॉपी टेक्नोलॉजी। क्लोन एक प्रकार की जेनेटिक कॉपी तकनीकी है। क्लोन एक प्रकार की जेनेटिक कॉपी, इट इज अ जेनेटिक कॉपी टेक्नोलॉजी। क्लोन एक प्रकार की जेनेटिक कॉपी तकनीकी है जिसमें जिसमें किसी भी जीवधारी का सोमैटिक सेल लिया जाता है, in which we take a somatic cell of originator, in which we take a somatic cell of originator, जिसमें किसी भी जीवधारी का सोमैटिक सेल लिया जाता है, सोमैटिक सेल लिया जाता है। एग्जाम्पल लाइक स्किन, बोन, मसल्स, इटीसी। एग्जाम्पल डाल देना, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, रक्त आदि। त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, रक्त आदि। त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, रक्त आदि। त्वचा, हड्डी, मांसपेशी, रक्त और आदि लिख देना। अभिषेक आए भैया, अभिषेक नहीं है आज, युद्ध वाले अभिषेक चले गए, अभिषेक नहीं, अच्छा ये तो दूसरे हैं, इनके वो वाले, आपके प्रतिद्वंदी कहाँ गए, नहीं जिससे लड़ते हो, दोस्त भी है, आयो, हाँ ये बताना भैया, हाँ खड़े हो जाओ, ये बताना कि अगर हम ब्लड ले रहे हैं तो ब्लड के कौन से पार्ट लें और कौन से ना लें,
इन द केस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे सकता है या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है? आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, आप नहीं बताएंगे ऑफलाइन वाले? डब्ल्यू ये इंफॉर्मेशन के लिए कि नॉट के लिए? अच्छा बैठिए, आप बताओ। ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, जहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती? आरएनए? नो ऑप्शन. The name of the part of the blood which is not capable to, RBC is not capable to giving genetic information. Only RBC? Only RBC. But वो है सीरम वाले भैया, only RBC? Yes, something else. RBC and platelet. Platelets is not capable for giving genetic information. Only WBC is capable for the genetic information. बैठिए, ठीक, आप तो शानदार काम किए यार, है ना? चलिए, तो हाँ, सीरम वाले भैया खतरनाक हैं? सीरम पूछे दोबारा? ठीक है, नहीं तो आपने जो ब्लड लिखा है वहीं बगल लिख देना कि आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये एक ऐसा है कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी कहीं किसी तरह का वारदात होता है तो जो हमारी फोरेंसिक साइंस की टीम है वो ब्लड तो इकट्ठा करती है, लेकिन ब्लड में ढूंढती क्या है? डब्ल्यूबीसी ढूंढती है। आरबीसी मिलेगा कोई उसका काम नहीं होने वाला है, प्लेटलेट्स कोई काम होने वाला नहीं है, उसको क्या चाहिए? डब्ल्यूबीसी चाहिए। इसलिए वो थोड़ा ज्यादा ब्लड के चक्कर में रहती है, कुछ ज्यादा मिल जाए तो वहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आरबीसी उससे मिल जाता है, जिससे कोई काम बनने वाला नहीं है। तो आपने क्या लिखा कि इसमें हम सोमैटिक सेल ले रहे हैं, और क्या क्या लिया आपने? स्किन समथिंग समथिंग, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिए द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ क्लोनिंग इज नोन एज, द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ क्लोनिंग इज नोन एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ क्लोनिंग इज नोन एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, SCNTT. The main technology of cloning is known as somatic cell nuclear transfer technology. हिंदी में लिखिएगा क्लोनिंग तकनीकी, क्लोन में मुख्य तकनीकी को, क्लोन की मुख्य तकनीकी को ऐसे लिखिएगा, क्लोन की मुख्य तकनीकी को, क्लोन की मुख्य तकनीकी को सोमैटिक सेल, हिंदी में ऐसे लिखिएगा, क्लोन की मुख्य तकनीकी को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी कहा जाता है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी कहा जाता है। लिखिएगा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी कहा जाता है, SCNTT, SCNTT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहा जाता है या SCNTT कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसे समझिएगा कि प्रोसेस क्या है इसका, ध्यान देना। अगर हमें किसी एनिमल का क्लोन बनाना है या ह्यूमन का क्लोन बनाना है तो हम इनिशियल लेवल पर क्या लेंगे? इसका कौन सी सेल लेंगे? तो जवाब हो जाएगा कि अगर हम इनिशिएट करना है हमें या प्रारंभ करना है तो सबसे पहले हमें इनका सोमैटिक सेल लेना होगा, और सोमैटिक कोशिका लेकर के या सोमैटिक सेल लेकर के हम इनके केंद्रक को बाहर निकाल लेंगे, है ना। मान के चलना कि ये स्किन है जो कि सोमैटिक सेल है, और इस स्किन को हम एक कोशिका के तौर पर हम देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली दिस इज द स्किन सेल, और इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज द न्यूक्लियस। अगर मैं ये न्यूक्लियस बाहर निकाल लूं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस? एग्जैक्टली यू कैन से दैट द नंबर ऑफ 46। तो यहां पर हम टोटल 46 गुणसूत्र प्राप्त कर लेते हैं, और इसे हमने कहा है सोमैटिक न्यूक्लियस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या कहलाएगा? सोमैटिक
न्यूक्लियस। किसी के यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हमारे स्किन से जो न्यूक्लियस निकलेगा वो क्या कहलाएगा? सोमैटिक न्यूक्लियस। हमारे ब्लड से जो न्यूक्लियस निकलेगा क्या कहेंगे? सोमैटिक न्यूक्लियस। यानी होल बॉडी कैप्चर सोमैटिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट स्पर्म, एक्सेप्ट एग सेल। वो ऐसी हैं जिसके पास 46 न्यूक्लियस क्रोमोसोम नहीं है। कितने हैं? 23 है, एन है। और हमारे पास पूरी बॉडी में क्या है? 2n। कितने? 2n। अब ध्यान देना, अब इतने से तो काम बनने वाला नहीं है। हम एक फीमेल के पास जाएंगे। ध्यान देना, विज्ञान अभी इतना आगे नहीं हुआ है कि बिना फीमेल के हम जनन प्रक्रिया कर सकें। तो हम फीमेल से एग लेते हैं, अंडा। अब मान के चलो कि यहां से हमने एग ले लिया, तो ये एग हो गया और यहां पर भी क्या है? न्यूक्लियस है और ये कंप्लीट एग है। तो हम क्या करेंगे? इसके न्यूक्लियस को बाहर कर देंगे, है ना? यानी कि जो एग न्यूक्लियस है, इस एग न्यूक्लियस को हम आउट कर दे रहे हैं। तो अब क्या बचेगा? तो जवाब है एक ऐसा एग बचेगा जो कि न्यूक्लियस फ्री। क्या होगा? एक ऐसा एग बचा जिसको हम कह सकते हैं केंद्रक विहीन। क्या कहेंगे? केंद्रक विहीन या न्यूक्लियस फ्री कह देंगे। तो दो कंडीशन बनी हमारे पास। दोनों कंडीशन में एक बार हमने मेल का न्यूक्लियस अलग कर लिया, नेम एज सोमैटिक न्यूक्लियस, और हमने दोबारा फीमेल से एक अंडा लिया, जो कि हर महीने 2 बार ओवुलेशन पीरियड होता है, 14 और 14 दिन पर, है ना? तो ऐसी स्थिति में एग लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग लेकर के हमने यहां से न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। एक सिचुएशन बनी, उसमें हमने क्या कहा? न्यूक्लियस लेस एग, न्यूक्लियस लेस एग या केंद्रक विहीन एग। तो हमारे पास दो सिचुएशन बनी है। यहां तक पहले बना लो कॉपी में, फिर आगे बढ़े। पहली सिचुएशन आप यहां से बनाना इतना, ये ऊपर वाला मेल का, नीचे वाला फीमेल का। या मैं फिर से बताऊं, दोबारा देखना, दोबारा देखना कि अगर हमें क्लोन बनाना है तो पहली बात हमें एक लेना होगा ओरिजिनेटर। क्या लेना होगा? जनक लेना होगा। और जनक या तो पुरुष होगा या तो क्या होगी? महिला होगा, है ना? पुरुष या महिला में से ही कोई होगा, है ना? यानी कि मेल या फीमेल में ही कोई होगा। हालांकि ध्यान देना, मैं ये जो संदर्भ दे रहा हूं ये केवल एनिमल, किसके संदर्भ में है? एनिमल के संदर्भ में है, नॉट फॉर ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन क्लोन संभव नहीं है। मतलब संभव है लेकिन बनता नहीं है। तो मान लो कि हम कोई भी जनक लेते हैं और वो जनक एग्जाम्पल के तौर पर हम मेल क्या लेते हैं? मेल ओरिजिनेटर लेते हैं। तो अब इस मेल का हम क्या लेंगे? सोमैटिक सेल। क्या निकालेंगे? सोमैटिक सेल निकाल देंगे और इसे हिंदी में कहते हैं हम दैहिक कोशिका। क्या बोलेंगे? दैहिक कोशिका कहते हैं। अब इसे हमने जब बाहर निकाल लिया तो इस सोमैटिक सेल या दैहिक कोशिका में बीचों बीच में क्या मौजूद होगा? तो जवाब है बीचों बीच में होगा ये केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। अब हमने क्या किया? केंद्रक को बाहर निकाल लिया, यानी इसे हम केंद्रक को आउट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। और जब हमने बाहर निकाला तो मान के चलना कि ये केंद्रक हो गया। अब इसे ही हमने कहा कि इसमें कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं, क्योंकि ये पहले से आपको बताया जा चुका है कि सोमैटिक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब इसको अगर मैं एक नाम दूं और ये नाम ये दूं, इसका नाम है सोमैटिक केंद्रक। क्या नाम है? सोमैटिक न्यूक्लियस या सोमैटिक केंद्रक। कोई किसी की दिक्कत तो नहीं है? तो ये एक तरीका है और इसे हम बोलते हैं वो ओरिजिनेटर की तरफ से। तो इसको बना लेना। हाँ, ये हाँ एक तरफ ऐसे बना लो, नहीं ये बनाओ। समझ में आया क्या करना है? स्किन निकाल लेनी है, स्किन से क्या निकाल देना है? सेल निकाल लेना है। और सेल से क्या बाहर कर देना है? केंद्रक को बाहर कर देना है। एग्जॉस्ट बंद कर दो भाई। कहां से बंद होता है? यहीं कहीं से बंद होता है ना? हाँ, आप बंद कर दो भैया। यहां तक समझ में आया जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं? ठीक। अब चूंकि हमें एक न्यूक्लियस मिला, कैसा मिला? 46 गुणसूत्र का न्यूक्लियस मिला। अब हमें कोई फीमेल की आवश्यकता है। ध्यान देना, किसकी आवश्यकता है? फीमेल की आवश्यकता है, क्योंकि बिना फीमेल के जनन प्रक्रिया संभव नहीं है, वो चाहे ह्यूमन में हो या किसी भी बड़े जीवधारी में हो। तो हम फीमेल से
एग क्या ले लेंगे, एग प्राप्त करेंगे, और यहां से एग प्राप्त करेंगे तो मान के चलो ये एग है और इसके बीच में क्या है, ये इसका केंद्रक है। तो फीमेल के एग से जो केंद्रक है इसे हम बाहर कर देंगे, आउट हो जाएगा, और जब केंद्रक बाहर चला जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा, इसको फेंक दिया जाएगा, और अब आपको एक एग मिलेगा जिसमें कोई केंद्रक नहीं है। ये एक एग मिला और इस एग में नो न्यूक्लियस, कोई केंद्रक नहीं है, यानी कि केंद्रक विहीन एग हमें मिल गया। तो दो सिचुएशन मिली है। सिचुएशन नंबर 1, 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस नेम एज सोमैटिक न्यूक्लियस। सिचुएशन 2 या सेकेंड कौन सी है, एग न्यूक्लियस लेस एग, न्यूक्लियस लेस एग। तो दो सिचुएशन को अपने साथ दिमाग में रखना। एक तो हमने जनक का लिया, जनक के पास 46 क्रोमोसोम का क्या रहा, एग रहा, सॉरी केंद्रक रहा, और दूसरा हमने कोई महिला से उधार क्या मांगा, एग ले लिया, और उसके एग से हमने क्या बाहर फेंक दिया, निकाल के केंद्रक बाहर निकाल के फेंक दिया। तो जो दो सिचुएशन बन रही हैं उनको अगर हम फिर से कॉमन करने की कोशिश करें तो आइए देखते हैं। यहां तक सबका हो गया, आपका सबका हो गया इधर, ठीक। अब हाँ जल्दी करिए। यहां सीख ही रहिएगा, जब मेंस में हम आएंगे दोबारा तो आपसे पूछेंगे भी कैसे हुआ था। देखो आजकल का ट्रेंड जो है ना बीपीएससी का, ये आ गया है। अब वो नहीं पूछता कि वृषण क्या है या ऐसे क्या होता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी वो पूछ रहा है। बेसिकली बेस्ड ऑन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा है, हार्मोनल टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा है ना, या असेक्सुअल में बडिंग फिशन समथिंग समथिंग पे चर्चा हो रही है। तो है टॉपिक इंपॉर्टेंट, छोड़ा नहीं जा सकता इसे, लेकिन जो लोग उम्मीद लगाया उसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है जिसकी आप उम्मीद नहीं लगाए थे, है ना। बन गया। अब चलिए, तो हमारे पास दो सिचुएशन आई, एक कंडीशन आया है ना। कंडीशन 1 जो हमारे पास है वो ये है कि वी हैव ए न्यूक्लियस विथ 46 क्रोमोसोम, और इसका नाम है सोमैटिक केंद्र। क्या नाम है, सोमैटिक केंद्रक। और एक और कंडीशन हमारे पास है, और वो है 2। अब ये जो कंडीशन है इसमें हमारे पास एक एग है, लेकिन इस एग में क्या है, केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस लेस है। अब बस कुछ करना नहीं, ये जो 46 गुणसूत्र का केंद्रक है इसे लाके इसी में ट्रांसफर करा दीजिए, बनाइए इसको दोबारा। कंडीशन 1 2 करिए, कंडीशन 1 एंड 2, कंडीशन 1 एंड 2। और कंडीशन 1 को कहां एंटर कर देना है, हाँ कंडीशन 2 के साथ मिला लीजिए। तो हमारे पास अब एक एग बना, और उस एग को कहेंगे एग विथ सोमैटिक न्यूक्लियस। क्या तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम एक नया एग बना लें, एक जो हमें नया एग मिला इसके बाद रिजल्टेंट के तौर पर, तो इसमें कहानी ऐसी है कि ये तो हमारा पूरा एग हो गया, और इसके बीच में हमने क्या एंटर कर दिया, एक न्यूक्लियस। अब इसे कहा जा सकता है कि सोमैटिक केंद्रक वाला एग कह सकते हैं, सोमैटिक केंद्रक युक्त एग। कोई दिक्कत तो नहीं ना? या इसे हम कह सकते हैं एग विथ सोमैटिक न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, एग विथ सोमैटिक न्यूक्लियस। यही है मेन इसकी टेक्नोलॉजी। एक तो SCNTT थी, अब हमने क्या ले लिया, एग विथ सोमैटिक न्यूक्लियस। तो अंडा तो उस मां का है या उस महिला का है जिसका हमने लिया, और इसमें केंद्र किसका हो गया, जिसका हमें क्लोन बनाना है। तो सारा खेल गुणसूत्र का है, जिसका टोटल गुणसूत्र होगा उसी की जैसे हाव भाव उस नए बच्चे में आएगा,
जो हमें क्लोन के तौर पर मिलने वाला है। तो अब हमें क्या मिल गया है, सोमेटिक न्यूक्लियस के साथ एक एग मिल गया। ये वही एग है जो एग फर्टिलाइजेशन के बाद मिलता है। ध्यान देना, 23 गुणसूत्र पिता का और 23 माता का मिल कितना हुआ, 46। तो वो एक नॉर्मल नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां भी 46 है, लेकिन किसका है अकेले में, ओरिजिनेटर का है। या तो कोई भी होगा, मेल या फीमेल, उससे मतलब नहीं है, वो किसका है, ओरिजिनेटर का है। अब हम ये एग विथ सोमेटिक न्यूक्लियस या ये अंडा यहां से उठा लेंगे और ले चलेंगे प्रयोगशाला में। कहां ले जाएंगे, प्रयोगशाला में। तो जैसे ही हम लैब में गए और लैब में हमारे पास एक एग है जिसमें न्यूक्लियस किसका है, 46 गुणसूत्र का है। इसमें हल्का सा हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और इलेक्ट्रिक शॉक देने के ठीक बाद ये अब सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो, क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा। और ठीक कोशिका विभाजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद अब यहां पर डेवलप होगा एम्ब्रॉयो। अब लेकिन एम्ब्रॉयो जो डेवलप हो गया तो हमें अब फिर से यूटेरस या वूम की आवश्यकता है, क्योंकि एम्ब्रॉयो ऐसे कहीं छोड़ सकते नहीं। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि वो आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयो जैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा दे। हालांकि काम हो रहा है और हाँ बहुत सी चीजें, बट काम हो रहा है, अभी डेवलप नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रॉयो को किसी फीमेल के कहा गर्भ में हम स्थापित करा देंगे। यानी यहां पर एक कॉन्सेप्ट होगा और वो होगा सरोगेट मदर। किसका, सरोगेट मदर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और ये एम्ब्रॉयो मां के गर्भ में 9 माह कहां रहेगा, मां के गर्भ में 9 माह तक रहेगा। और इसके बाद एक स्वस्थ शिशु का जन्म होगा, स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। और इसी स्वस्थ शिशु को हम कहते हैं क्लोन। क्या बोलेंगे, क्लोन या बेबी क्लोन। ध्यान देना, कभी भी रमेश के जितना बड़ा अचानक क्लोन नहीं पैदा होता, ऐसी शक्ति नहीं आई है भगवान वाली। तो हमेशा क्लोन कैसा होगा, बेबी होता है। यानी कि जैसा बच्चा जैसा जन्म लेगा और वही प्रक्रिया निर्धारित कर जैसा नॉर्मल बच्चा करता है। तो इसमें हमने बीच में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, केवल बदलाव किया है गुणसूत्र के लेवल पर। कि हमने कौन सी सेल ले ली है, सोमेटिक सेल, और पूरा गुणसूत्र किसी जनक का है। बाकी आप देखें तो महिला 2 जगह पे काम आई, एक जगह पे एग के चक्कर में और दूसरा सरोगेसी के लिए। तो आप ये जान के चलना कि भले ही क्लोन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन विदाउट फीमेल एग और विदाउट फीमेल यूट्रस नॉट पॉसिबल, है ना। और एक लिमिटेड प्रोसेस, ये जो नियत समय लगता है 9 महीने का, उतना समय लगेगा। यह जिस तरह के जीवधारी, जैसे 9 महीना 9 दिन का गाय का बच्चा होता है, 10 महीना 10 दिन पर भैंस के बच्चे होते हैं, तो जितना भी उसका टाइम है टेकन वो लग गया, है ना। तो ये अभी बताएंगे, आगे टॉपिक है, अभी के लिए इतना ही। समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक शॉक किस पर देना है हमें, एग विथ सोमेटिक न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देना है। और इलेक्ट्रिक शॉक मतलब ऐसा नहीं कि बिजली छुआ दो जाके, वो लैब का मामला है जो हमारे बस का नहीं है। बस इतना दिमाग में रखना कि लैब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होगा और सेल डिवीजन हो जाएगा। और सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, भ्रूण का विकास होता है। जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज के तौर पर जानते हैं। और भ्रूण का विकास होगा तो इसे किसी मां के गर्भ में हम स्थापित करवा देंगे और 9 महीने बाद एक हेल्दी इन्फेंट आएगा और उसको हमने नाम दे दिया है बेबी क्लोन के बारे में। क्या नाम दे दिया, बेबी क्लोन। तो बेसिकली 2 जगह पे आपको टेक्नोलॉजी समझने की बात रही, एक तो SCNTT। सेल कौन से लेते हैं, सोमेटिक सेल। और हम 2 कंडीशन प्राप्त किए। कंडीशन 1 इज अ सोमेटिक न्यूक्लियस कंडीशन, कंडीशन 2 इज न्यूक्लियस लेस एग, and mixed with egg, nucleus less egg and somatic nucleus known as egg with somatic nucleus. And egg with somatic nucleus is हाँ कहाँ जाएगा लेके, तो इसको हम लेके गए हाँ लैब प्रोसेस। और इन लैब प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोसेस हो जाएगा।
और इसके बाद सेल डिवीजन प्रोसेस, और सेल डिवीजन प्रोसेस के बाद जाइगोटिक प्रोसेस हो जाएगा, और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होगा, और इसके बाद एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो गया। बेसिकली ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। यहीं पर एक प्रक्रिया आती है आईवीएफ की, जो कि आगे समझेंगे। इतना हो गया, नीचे एक नोट डाल देना। हाँ जी, टेस्ट ट्यूब आगे बोलेंगे, अभी यहां नहीं बोलेंगे, इसके कॉलोनी बोलेंगे। लिखिएगा नोट करके, लिखिए डाली, डाली भेड़, हाँ ये वाली भेड़ देख रहे हैं ना, ये इयान बिलमट है, और ये उनकी डाली भेड़ है। लिखिएगा डॉली भेड़ दुनिया की पहली, नोट डाल दीजिएगा, डॉली शिप। लिखिएगा डॉली भेड़ दुनिया की पहली क्लोन, डाली भेड़, डॉली शिप इज द वर्ड फर्स्ट क्लोन। देखिए डॉली भेड़ दुनिया की पहली क्लोन थी, दुनिया की पहली क्लोन थी, जिसे इयॉन बिलमट ने 1996 में विकसित किया था, जिसे इयॉन बिलमट ने 1996 में, इसे यूथेनेसिया दिया गया था, मर गई थी, मार डाला गया था, बहुत बीमार चल रही थी। लिखा जिसे इयॉन बिलमट ने, इयॉन बिलमट ने VILMAT, इयॉन बिलमट ने, इयॉन बिलमट ने 1996 में डेवलप किया था, 1996 में डेवलप किया था। अभी इसके बच्चे हैं डॉली भेड़ के, 6 बच्चों को जन्म दी थी ये, और उनके बच्चे के बच्चे अभी हैं। 2003 में से मार डाला गया, क्योंकि इसको पैरालिसिस अटैक आ गया था। इसी भेड़ को पीछे दोनों पैर पैरालिसिस कर गए थे, तो बड़ी विषम परिस्थिति में जी रही थी, तो इसलिए इसे दयामृत्यु या यूथेनेसिया, नाम सुना है ना, अरुणा साबनाक प्रकरण आपने सुना होगा, भारत में बहुत ही लंबा चला, और वहां पर पैसिव और एक्टिव यूथेनेसिया पर भारत में बहस हुई काफी, है ना। तो हाँ, बेसिकली एज वाला मामला है। अब चूंकि ये सारी बातें तो हम लोग मेंस में करें तो ज्यादा अच्छी बात है, अभी तो इतना ही जानना पर्याप्त है हमारे लिए, है ना। एज का मामला यह है कि जो जिस अवस्था में हम अपना सोमैटिक सेल देते हैं, उसी अवस्था में सोमैटिक सेल उनको मिलता है। तो और जो हम रिप्रोडक्टिव सेल इस्तेमाल करते हैं वो एक ओरिजिनेटर होते हैं, जीरो लेवल पे होता है। तो जो हम नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमारा जो गुणसूत्र जाता है वो इनिशियल लेवल पे काम करता है। ये गुणसूत्र हमारी बुढ़ापे के साथ जाता है। जैसे 40 साल पे मैंने क्लोन बनवाया मान लो, तो जो नया क्लोन बनेगा उसकी अगर उम्र 5 साल भी रहेगी तो उसको 40 साल में बीमारी पकड़ेगी, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, कारण कि वो जो गुणसूत्र है वो 40 साल का व्यवहार करता है। तो ये बड़ा खतरा है इनमें, है ना। और अभी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। अपने एक जगह है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, दिल्ली के ठीक बगल में है, कभी मौका लगे तो जाना उधर। तो ये पायोनियर इंस्टीट्यूट है भारत का, जो कि एनिमल क्लोनिंग में काम कर रहा है। बेसिकली हम बफेलो क्लोनिंग में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कैटल क्लोनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। हमने भेड़ भी बनाई हाल फिलहाल में। तो जैसे शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय है, तो शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय ने NDRI के साथ मिल करके अंगोरा नस्ल की भेड़ें बनाने की कोशिश की है। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास 2 उद्देश्य है क्लोन बनाने का। फर्स्ट तो है कि हम मिल्क प्रोडक्शन में पिछले 17-18 सालों से टॉपर हैं, तो इसे खोना नहीं चाहते। भैंसों के दूध के उत्पादन में ही हम नंबर 1 पे, गाय तो अमेरिका है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया एकदम पायनियर कंट्री है, बहुत टॉप पे है। तो एक तो है कि भाई चूंकि हम जनसंख्या में बहुत बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम कंज्यूम भी ठीक ठाक कर लेते हैं, है ना। और अमूल के आने के बाद ही लोगों को एहसास हुआ कि दूध बेचा भी जाता है, नहीं तो गांव में दूध बेचना बहुत अपराध माना जाता है, शायद आपको पता होगा। जानते हो नहीं जानते? जिस हाँ हैंसन में जिस घर में आज भी दूध बिकता है, उसके घर के लोग बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ा व्यापारी आदमी है, बच्चों को खाने नहीं देता।
गांव में जाइए और ऐसी दही वही मांग लीजिए, 1 लोटा दही फ्री मिल जाती है। अक्सर अगर गांव में किसी के यहाँ भैंस है तो 2-3 घर मस्त माठा दही खाते रहते हैं। अभी क्या है कि सुबह 8 लीटर दूध निकाली, गांव के बगल एक डेयरी लेके बैठ गया डब्बा नापने वाला, कहे कितना फैट लगा, तो कहें 70 रुपया 65 रुपया, और पर्ची लेके जाते हैं, तो सारा दूध उधर चला गया। तो पहले तय हुआ घर वालों से कि सुबह का दूध बेचा जाएगा और शाम का दूध बच्चे खाएंगे, ऐसा तय होता है। अब हुआ क्या कि जब 8 लीटर का रुपया मिला, करीब मान के चलो कि 5 से 7 हजार महीने में, तो फिर घर के मुखिया ने कहा कि ऐसा करो, शाम का आधा दूध बिकेगा और आधा दूध में काम चलाओ। तो आधा भी जाने लगा। फिर उसको लगा यार ये गड़बड़ है, वो कहेगा चाय भर का बचा लो, क्योंकि भारत के जो रिश्तेदार हैं इनका बड़ा आतंक है अपने घरों में। ये आते हैं तो ये बिना दूध की चाय नहीं पीते। तो हमारे घरों में कई बार जो दूध इसलिए खरीदा जाता है, किसके लिए, कि अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो गोली मार देगा बिना अगर दूध की चाय पा गया तो। हाँ, मार्केट खराब हो जाएगी, घर की मार्केट है ना। इसलिए हमारे गांव में घरों में एक चोर दरवाजा होता है, पिछला दरवाजा। उस दरवाजे से बच्चों को चुपके से भेजा जाता है कि जाओ दूध लाओ बिस्कुट लाओ चुप्पे से, और सामने वाले को मत दिखाना, है चुपके। ऐसा होता है, आप लोग किए हो नहीं किए हो? हाँ, बैक डोर से लेके आओ भाई, उसको बता दो कि हम बिस्कुट की फैक्ट्री थोड़ी खोले हैं, हमारा बिस्कुट खत्म हो गया तो हम सामने से लेके आएंगे। लेकिन घर वालों को थोड़ा लगता है, और 5 बिस्कुट देते हैं रिश्तेदार को, एक वो खाता है, 4 बच्चे खा लेते हैं रास्ते में। तो ऐसा ही है, अपनी परंपरा तो गांव की ऐसी चलती है। तो अमूल के आने के बाद, अमूल जब आया स्थापित हुआ, तो कभी उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत भयंकर विरोध हुआ है ना। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब, तो कई बार ऐसा हुआ कि वर्गीज कुरियन साहब के ऊपर जानलेवा हमले किए गए, यार इसको मारो पहले, ये बहुत बदमाश आ गया है, दूध खरीद रहा है मार्केट में आया के, ये क्या तरीका है, हम दूध बेचने वाले लोग नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे श्वेत क्रांति ने बहुत ज्यादा पावर दिया, और अब तो दूध तेजी से बिकना शुरू हुआ, और शहर वाले गांव का दूध खाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेलामाइन पी पी के वो जिंदा है अच्छे दूध नहीं होते, ये गंदा होता है। तो फिर भी अब काम तो हमारा ऐसे ही चलता है। तो उद्देश्य पहला है भारत में, वो है क्या, वो भैया, अच्छा फोटो खींच रहे हो क्या? हाँ, अच्छी अच्छी खींचो, एकदम शानदार, एकदम हाईटेक फोटो। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे मैं करता रहूं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ खींच लो। नहीं नहीं, बस बस जाओ, ज्यादा ज्यादा नहीं। चलिए, ये हमारे एडिटर हैं, संस्थान की तरफ से आए। क्या? हाँ हाँ, बैठो। तो दूसरा जो प्रोसेस है, अभी हम वर्तमान में मिल्क प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन मीट प्रोडक्शन में इधर देख रहे भाई, मतलब क्या देख रहे हो, ऐसे ही लोग जेसीबी देखता है, जेसीबी खुदा इन्हीं लोग लिए बना है ना। ये सारा काम छोड़ के अगर रुको रुको जेसीबी देख रहे, पूरा खुद रहा है कि नहीं खुद रहा सही से। और हाँ चलिए, तो हमारा दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम मीट के उत्पादन में बहुत पीछे हैं, शायद 4 या 5 नंबर पे हैं। अब सर्च कीजिएगा, मीट में नहीं नहीं, मीट में नहीं। तो मीट उत्पादन में भी हम बढ़ावा चाहते हैं, तो हम 2 स्तर पे काम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन में और मीट प्रोडक्शन में। ठीक है, जाओ भाई, हो गया, निकलो। हाँ ठीक, क्लास डिस्टर्ब हो हमारी, अच्छे से ले ले। हाँ ठीक, चलिए, बढ़िया। हाँ, हमारा फोटो हो गया, हो जाओ, इनका किसी की मत लो। हाँ, अच्छा वीडियो बनाने, ठीक, चलिए। तो ये सारी बातें, इसके बाद एक और लिखिएगा, देखिए फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन, अगला एसेक्सुअली प्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन। तो हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं विखंडन।
ये एक जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये वास्तव में प्लेन एरिया है। क्या ये प्लेन एरिया है? बेसिकली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव माने जाते हैं इनको। और इनके साथ कहानी ऐसी होती है कि ये अपना शरीर कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अब अगर प्लेनेरिया देखेंगे तो एक इसका एक ओल बॉडी है, इसने बीच से अपना तीनों हिस्सा क्या कर दिया, तोड़ दिया, और इसको हम पेरेंट प्लेनेरिया कहते हैं। और इसने अपने एक हिस्से से एक नया प्लेनेरिया बना दिया, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा। इसको हमने कहा पुत्री। क्या कहा? पुत्री या डॉटर। तो बेसिकली डॉटर शब्द तभी आएगा जब सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। याद है ना, आपने मदर और डॉटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जब शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाए और विभाजित होने के बाद हमें एक नया इंडिविजुअल्स मिले या नया इन्फेंट मिल जाए, तो इस प्रक्रिया को हम विखंडन क्या बोलते हैं? विखंडन। ध्यान देना कि अगर हम इस कागज को कई हिस्सों में फाड़ दें तो ये वाला जो हिस्सा है, देयर इज नो नीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ना। बहुत शानदार सवाल आया है कि क्लोन में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसकी रहेगी? उसी की रहेगी जिसका अंडा लिया गया है। इसलिए क्लोन में थोड़े से गुण उसके रहते हैं जिसकी मां के जिसका अंडा लिया गया होता है ना। ध्यान देना, अगर मैं इस कागज को ऐसे तोड़ दे रहा हूं, ये है फिजन। क्या है? खंडन। क्या कहलाएगा? खंडन। खंड कर देना। और अगर हम इसको चार टुकड़े में तोड़, ये है विखंडन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। कई खंडों में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। तो यहां पर देखिए दो से ज्यादा हुआ तो कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। ऐसे ही हमारे पास बहुत से जीवधारी हैं। जैसे एक होता है मोल्ड, नाम सुना है? एक होता है स्पाइरोगाइरा, आपने नाम सुना होगा, स्पाइरोगाइरा। तो ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें मुख्य तौर पर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है और इसी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से अपने नए इंडिविजुअल्स या न्यू इन्फेंट को जन्म देते हैं। तो इसमें कोई सेक्सुअल जैसी बात नहीं है। लिखिएगा परिभाषा में, लिखिए कुछ बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवधारी, कुछ बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवधारी, ये चित्र जरूर बना लेना है ना प्लेनेरिया का। कुछ बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवधारी, कुछ बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवधारी, एक या कुछ बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवधारी दो या दो से अधिक खंडों में बंट जाते हैं। दो या अधिक खंडों में बंट जाते हैं। दो या अधिक खंडों में बंट जाते हैं। दो या अधिक खंडों में बंट जाते हैं और इनके खंड से ही नए जीवों का विकास होता है। इनके खंड से ही नए जीवों का विकास होता है। इनके खंड से ही नए जीवों का विकास होता है। इनके खंड से ही नए जीवों का विकास होता है। और यही प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहलाती है। 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 लिखिएगा अंग्रेजी भाषा में, some multicellular organism break down into fragment. Some multicellular organism break down into fragment and fragment grow into individuals and fragment grow into individuals and the whole process known as fragmentation and the whole process known as fragmentation and the whole process known as fragmentation whole process known as fragmentation। एग्जाम्पल डाल देना कहां कहां किन में होता है। लेकिन नंबर 1 प्लेनेरिया, नंबर 2 स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक एलिगा है,
शैवाल है, और मोल्ड है, एक और लिखिएगा लाइकेन। तो लिखिएगा मोल्ड, स्पाइरोगाइरा और लाइकेन और प्लानेरिया, लाइकेन और प्लानेरिया। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन में आएंगे। याद रखिएगा कि ये जो 4 एग्जाम्पल हैं यही आएंगे, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो आप इन चारों पे ही फोकस करिएगा, इसके अलावा आपसे पूछने वाले नहीं हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। बस एक और ध्यान रखना कि फ्रेगमेंटेशन 2 से अधिक का विखंडन है। कितना है? 2 से अधिक का है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, बताएं आगे चलिए, आगे टॉपिक है ना, वेट कर लीजिए, नोट लिखिएगा। देखिए, फ्रेगमेंटेशन इज द कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। Fragmentation is a complex reproductive process and always need a multicellular organism and always need multicellular organism and always need multicellular organism always need multicellular organism। हिंदी लिखेगा, देखिए विखंडन एक प्रकार की जटिल जनन प्रक्रिया है। विखंडन एक प्रकार की जटिल जनन प्रक्रिया है। विखंडन एक प्रकार की जटिल जनन प्रक्रिया है जिसमें हमेशा बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। जिसमें हमेशा बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। जिसमें हमेशा बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। जिसमें हमेशा बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। हमेशा बहुल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अब देखिए नंबर 3, बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन, मुकुल में सुधा कली, क्या हो जाएगा? कलियां। बडिंग या मुकुलन, देखिएगा बडिंग या मुकुलन फिशन में आता है। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मामला है ये, है ना। तो इसको ध्यान में हमें रख के चलना है कौन किस में आता है। बडिंग या फिशन आपने लिख लिया। देखिएगा, अगर हम इसे ऐसे मान लें कि ये हाइड्रा है जो कि आपके सामने है, और इस हाइड्रा के 3 और हिस्से अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये तो अब ये जो तीनों हिस्से हैं इसको हम बड बोलते हैं या कली। क्या बोलेंगे? बड्स या कली। जैसे पेड़ों में कलियां होती हैं, जो टहनियों से पहले छोटी टहनी, क्या बोलेंगे? कली। एक फूल की कली है वो नहीं, टहनी वाला कली, वो बड कहलाता है। तो अब जो हाइड्रा होते हैं क्या करते हैं कि इन्हें ऑफ कर देते हैं, इन्हें तोड़ देते हैं अपने आप, इसको तोड़ के अलग कर देंगे और कुछ दिन बाद यही बढ़ के बड़का हाइड्रा बन जाएगा। ये वाला इधर टूट जाएगा, अलग हो गया, ये हाइड्रा बन गया। ये अकेले विकसित होता रहेगा, तब तक इधर नए निकल आते हैं, नए निकल आएंगे तो ये भी अलग होके टूट जाएंगे और धीरे धीरे इनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। और तब तक इसने अपने जमाने के ढेर सारे हाइड्रा पैदा कर दिए हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए ये बड बनना शुरू हुआ। ये बड थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ, इसने क्या कर दिया? बड को फ्रेगमेंट कर दिया, अलग कर दिया इसे, सॉरी एक फ्रेगमेंट नहीं, अलग कर दिया, ऑफ कर दिया, यहां से इसे अलग कर दिया है। तो अब यही एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा, या ये एक प्रकार का नया हाइड्रा आपको दिखाई देगा। तो कलियों को अलग करके, यानी कि बड्स को सेपरेट कर देना और उससे एक नए इंडिविजुअल्स देना, यही कहलाता है बडिंग या मुकुलन। ये 3 फोटो बना लेना, नंबर 2 से लेके नंबर 4 तक। ये तो बना सकते हो, छोटा छोटा हाइड्रा बना के दिखा दो। यहां से आप ये वाला 1 नंबर मत बनाना, कोई मतलब का नहीं है वो। हाँ, ये बड है, कलियां हैं ये भी बड है।
और ये अब न्यू हाइड्रा हो गया है, नया हाइड्रा यहां से टूट गया। बन गया। तो आपसे वो पूछेंगे कि फ्रेगमेंटेशन किस में हुआ, तो आपका जवाब होगा प्लेनेरिया में और स्पाइरो गायरा में और लाइकेन में और मोल्ड में। बड हुआ तो कहां हुआ? अभी तो हाइड्रा ही पता है, तो हाइड्रा ही लगाएंगे। तो लिखिएगा, देखिए बड डेवलप, BUD, बड डेवलप ड्यू टू रिपीट सेल डिवीजन, बड डेवलप ड्यू टू रिपीट सेल डिवीजन, due to repeat cell division, bud develop due to repeat cell division, and bud detach to become independent individual, and bud detach to become a new individual, bud detach to become a new individual, bud detach to become a new individual, and whole process known as budding, and whole process known as budding, and whole process known as budding। लिखिएगा, देखिए लिखिए, बारंबार कोशिका विभाजन के आधार पर, बारंबार कोशिका विभाजन के आधार पर, बारंबार कोशिका विभाजन के आधार पर मुकुल या कलिकाओं का विकास होता है। बगल में बड जरूर लिख देना, मुकुल या कलिकाओं का विकास होता है बारंबार कोशिका विभाजन के आधार पर। ये कक्षा 8 की NCERT है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई नया नहीं है। ठीक है, बारंबार कोशिका विभाजन के आधार पर मुकुल या कलिकाओं का विकास होता है, और ये मुकुल या कलिकाएं अलग हो जाती हैं, ये मुकुल या कलिकाएं अलग हो जाती हैं, ये मुकुल या कलिकाएं अलग हो जाती हैं और नए जीवधारी बना लेती हैं। ये मुकुल या कलिकाएं अलग हो जाती हैं और नए जीवधारी बना लेती हैं, और नए जीवधारी बना लेती हैं। और नए जीवधारी बना लेती हैं। एग्जाम्पल डाल देना। पहला तो आपके सामने ही है, कौन सा है? देखिए, नंबर 1 हाइड्रा, नंबर 2 लिखिए कोरल। कोरल जानते हैं ना, कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा। हाँ, प्रवाल नहीं, इसको तो प्रवाल ही बोलेंगे, भित्ति, वो जो लेयर बन जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार का कवक है ना, फंगस है ये। तो 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा, कोरल एंड ईस्ट, हाइड्रा, कोरल एंड ईस्ट, है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आलू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, है ना। आगे आपकी इच्छाओं का हम बेहद ख्याल रखते हैं। आप पूछिए ना कि हम यहाँ पे रखें, हमें आप ही जैसे लोग मिलते रहते हैं रोज ना, हम आपकी हालात समझते हैं कि आप पूछ क्या सकते हो। यही तो करते हैं, बस चाकू से काट लेते हो इसको, आंखा आंखा, और उसके बाद रखते हुए आलू बोने आता है। हाँ, तो बस यही तरीका निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कभी आपने गुलाब का फूल लगाया है तो उसको ऐसे काट लेते हैं, तो काट के उसका कलम लगा, बस खाली मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दिए, और उसके दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि कुछ आया इसमें। अच्छा, कई बार किया है क्या ये वाला?
हमने भी किया है, उखाड़ लेते हैं, अच्छा जड़ आनी शुरू हुई, फिर लगा देते हैं, तो फिर जड़ियां टूट जाती है उसकी। तो ऐसा है। तो ये नॉर्मली अक्सर प्लांट्स जो है दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक तो फूलों से करते हैं। जब फूलों से करेंगे, पहले तो फिल्मों में जब कोई प्यार मोहब्बत का सीन होता दो ठो फूल ऐसे लड़ा देते थे, अभी तो किस सीधे कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कहते हैं कि कम्मो जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। और उसके बाद कम्मो जी गुस्सा कैसे है, ऐसे भाग जाती थी ऐसा हम लोग घबरा जाती थी कुछ। अभी क्या है, कम्मो जी अब गुस्सा नहीं होती हैं, बड़ा नॉर्मल सा। चलिए, तो पेड़ पौधों में दो तरह से होता है जनन। किसको? कम्मो जी वाला, मतलब वही चीज की जब अक्सर प्यार मोहब्बत की सीन आती थी पहले, तो दो फूल आया ऐसे लड़ा दिया, तो लड़ा दिया तो उसको लगता था कि हाँ प्यार मोहब्बत होना शुरू हो गया होगा दर्शक खुद ही समझ ले। अभी क्या, दर्शक बहुत समझता नहीं है, पागल हो चुका है, उसको डायरेक्ट चाहिए, दिखाओ, है ना। तो अब तो खत्म है कहानी, है ना। आजकल का दर्शक दर्शक रहा कहाँ, अब वो तो मंत्री बन चुका है। तो पेड़ पौधों में जो फूल से होगा जनन, वो सेक्सुअल होगा। और मान लो कि हमने कोई डाल काटी और ले जाके कहीं रख दिया, और उसमें मिट्टी उट्टी डाल दी। बहुत पहले स्कूल में एक तो ब्रायो फिल्म का पत्ती मिला होगा आपको, पत्ती पर मिट्टी डाल दो और बगल बगल से जो नोच होते हैं उसके, वहां से नया पेड़ आ जाता था। तो अगर हम उनके फिजिकल पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इनसे हम एक नया प्लांट्स बना रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। खैर, इससे पहले एक लोग पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखिएगा रेवोकेशन या फिजन, लिखिएगा रिवोकेशन या फिजन। हाँ, क्या हुआ? मुकुलन हो तो गया, क्या हुआ, कोई बात है क्या? रिवोकेशन, वो मुकुलन हो गया ना, तीन एग्जाम्पल हो गए, बस पर्याप्त है। हाँ, अगला है, नहीं नहीं, वेजिटेटिव इसके बाद आएगा ना, वेजिटेटिव भाई पढ़ा कहाँ रहे हैं, पहले रिवोकेशन तो जानो। हाँ, लिखिएगा रिवोकेशन या फिजन। ये जो फोटो है, ये वास्तव में एक ऐसे बैक्टीरिया का है जो हमारी आंतों में रहता है। इसका नाम है ई कोलाई, नाम सुना है? स्टीरियम कोलाई। ये हमारी बड़ी वाली आंत में है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। ये बेचारा बीच से क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। तो जब हम कोई ऐसा खास करके एकल कोशिका वाले जीवधारी लेंगे, यहां पर बहुल कोशिका नहीं होता फिजन में, हमेशा जो भी कोशिका होगा प्रोकैरियोट। कैसा होगा? प्रोकैरियोट होता है। प्रो मतलब एकल कोशिका, और बस ये है, और ये दो हिस्सों में ऐसे टूट जाएगा ऐसे। तो एक बच्चा और ये दूसरा इंडिविजुअल, तो दो दो इंडिविजुअल बना रहा है एक सिंगल। तो इसमें सेल डिवीजन ही होता है। जैसे अमीबा देखा होगा आपने, अमीबा भी दो में टूट जाता है और दो अमीबा बन जाता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, लिखिए, इसी हिंदी में कहते हैं खंडन। क्या बोलेंगे? खंडन। लिखिएगा खंडन विधि, खंडन विधि से जनन प्रायः, खंडन विधि से जनन प्रायः एकल कोशिका वाले जीवों में होता है। खंडन विधि से जनन प्रायः एकल कोशिका वाले जीवों में होता है। खंडन विधि से जनन प्रायः एकल कोशिका वाले जीवों में होता है। एकल कोशिका वाले जीवों में होता है, और ये दो भागों में बट जाते हैं, और ये दो भागों में बट जाते हैं। ये दो भागों में बट जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी में लिखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म divided into two part, unicellular organism divided into two part, unicellular organism divided into two part during his asexual reproduction, during his asexual reproduction, divided into two part during his asexual reproduction, divided into two part during his asexual reproduction,
during his asexual reproduction, and the process known as fission, and the process known as fission, and the process known as fission, and the process is known as fission. एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड यूग्लिना, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड यूग्लिना। तो 3 एग्जाम्पल आपको मिले। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड यूग्लिना। और इसी में कौन है? अमीबा। प्रोटोजोआ में कौन आते हैं? अमीबा आते हैं, तो उसी में डाल देना अमीबा, AMOEBA, अमोबिया। ठीक है, तो अमीबा मुख्य तौर पर प्रोटोजोआ में आएंगे, और भी कई तरह के प्रोटोजोआ होते हैं। तो नीचे एक नोट डाल देना, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिए फिजन। फिजन 2 प्रकार का होता है, फिजन 2 प्रकार का होता है। देखिए नंबर 1 बाइनरी फिजन, लिखिए फिजन 2 प्रकार का होता है, फिजन 2 प्रकार का होता है। लिखिए नंबर 1 बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी मतलब 2, तो यूनिसेलुलर डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट। तो लिखिएगा यूनिसेलुलर organism divided into 2 part, unicellular organism divided into 2 part, divided into 2 part। बाइनरी फिजन लिखिएगा, एकल कोशिका जीवधारी 2 भागों में बंटते हैं, एकल कोशिका वाले जीवधारी 2 भागों में बंटते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। एकल कोशिका वाले जीवधारी 2 भागों में बंटते हैं, यह कहलाएगा बाइनरी फिजन। और इसमें आते हैं कौन कौन? तो बैक्टीरिया, कौन आएगा? बैक्टीरिया। दूसरा आता है अमीबा, दूसरा आएगा अमीबा, और तीसरा आएगा यूग्लिना। हाँ, अलग से लिख देना, बाइनरी फिजन में आएगा अमीबा और बैक्टीरिया और यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया और यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया और यूग्लिना। अब लिखिएगा हेडिंग मल्टीपल फिजन, अब लिखिएगा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन लिखिएगा ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन 2 पार्ट। लिखिएगा हिंदी में, लिखिए जीवधारी 2 हिस्सों, 2 भागों से ज्यादा विभाजित हो जाते हैं, जीवधारी 2 भागों से ज्यादा विभाजित हो जाते हैं, जीवधारी 2 भागों से ज्यादा विभाजित हो जाते हैं। मल्टीपल फिजन में एक एग्जांपल आता है, और यह है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। याद है ना, ये वो वाला है मलेरिया वाला। लिखिए एग्जांपल में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये मल्टीपल फिजन करते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो कहलाएगा मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहलाएगा मल्टीपल फिजन। और ये सब कैसे होंगे? बैक्टीरिया, अमीबा, बाइनरी फिजन। अब लिखिएगा अगला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन। इसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक और नाम लिख लीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यहां पे लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और रिप्रोडक्शन के लायक शब्द है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम किसी भी अगर हम प्लांट्स की चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक तो इसका फिजिकल पार्ट होता है
जिसे हिंदी में हम भौतिक भाग कहते हैं, और एक इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हिंदी में हम जनन भाग कहते हैं। तो प्लांट का जो फिजिकल पार्ट है उसमें कौन कौन है? तो पहला तो जड़ है यानी रूट्स, दूसरा है तना, और तीसरी है पत्ती, है ना। तो लीव्स, स्टेम और रूट्स, ये स्पेशली 3 ऐसे पार्ट हैं जो इनके फिजिकल पार्ट होते हैं। और जनरल पार्ट में फ्लावर और फ्रूट और सीड, क्या कहेंगे? फ्लावर, फ्रूट और सीड। तो इसको पहले बनाइए कॉपी में, डिवाइड कीजिएगा प्लांट्स के 2 पार्ट। एक पहला पार्ट है भौतिक पार्ट जिसमें जड़, तना और पत्ती आएगा। दूसरा पार्ट है जनन हिस्सा जिसमें फूल, फल और बीज आते हैं। फूल, फल और बीज शामिल हो जाएंगे। और इनमें से जो मुख्य है वो है कौन सा? फ्लावर। कौन सा है? फ्लावर। तो ये दोनों तो हैं ही नहीं, इनको ऐसे गोला कर देना, इनको हम मेन मानते ही नहीं। कौन है मेन? फ्लावर। ब्रैकेट कर देना मेन, मुख्य। बन गया? तो क्लियर हुआ कि भौतिक भाग कौन सा है और जनन भाग कौन सा है। तो जड़, तना, पत्ती कैसा हिस्सा पेड़ का? भौतिक भाग है। और जब हम फिजिकल पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट्स बनाते हैं तो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो लिखिएगा, लिखिएगा, देखिए पौधों के कुछ भाग, पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग, पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग जैसे, पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि। पौधों के कुछ भाग या भौतिक भाग जैसे फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज डन इन मल्टीसेलुलर एंड मल्टीपल फिजन इन यूनिसेलुलर। ये बात है ना। चलें, वो मल्टीपल के लिए था ना, मल्टीसेलुलर की बात है। फ्रेगमेंटेशन बड़े जीवधारियों में होता है। चलिए, तो क्या लिखा? हमें लगा था कोई पूछना चाहिए, कोई पूछा नहीं, लेकिन आ ही गया अंत में। मैं जब मल्टीपल फिजन पढ़ा रहा था तो मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछ ना रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली ये अंतर होता है। चलिए, तो क्या लिखा आपने? जैसे जड़, तना और पत्ती, जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए नए पौधों का विकास होना, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधों का विकास होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा। देखिए, सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट आर फिजिकल पार्ट, सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट और फिजिकल पार्ट, सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट, certain part of plant or physical part like root, stem and leaves, certain part of plant or physical part like root, stem and leaves, root, stem and leaves develop into new plant, like root, stem and leaves develop into new plant, develop into new plant known as vegetative reproduction, known as vegetative reproduction, known as vegetative reproduction। लाइन, नई लाइन्स लिखिएगा। vegetative reproduction also known as physical amplification, 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 physical amplification। लिखिएगा, this process is much better than, this process, हाँ उसी में क्या ना, this process is much better than, this process is much better than
sexual reproduction. This process is much better than sexual reproduction in plant. This process is much better than sexual reproduction in plant. यानी कि अगर हम गुलाब के फूल से गुलाब का पौधा बनाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा है क्या किया जाए, गुलाब का तना काटा जाए। इसीलिए आपने देखा होगा धान की खेती होती कैसे करते हैं, उखाड़ के फिर से लाके लगाते हैं, जड़ के साथ हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। ये अपने कहा फिजिकल एम्प्लीफिकेशन, क्या कहा, एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन, बढ़ाना। तो अगर आप नॉर्मल धान या किसी भी तरह की खेती में नॉर्मल बुआई कर देते हैं तो वो अपनी लय में बढ़ेगा। ऐसे मान के चलो कि आप आलू काटते नहीं है या एक सिंगल आलू बो के चले आते हैं, है ना, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो उसमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली धान की बुआई कर दें, उत्पादन सही ढंग से नहीं होगा, कि उसको उखाड़ के जब लगाएंगे तो उसका शानदार तरीका होता है। तो हमेशा कायिक प्रवर्धन ज्यादा अच्छा होता है नॉर्मल उत्पादन की या नॉर्मल प्रवर्धन की प्रक्रिया से या नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से, है ना। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखें कि कहां कहां से ये हो सकता है। तो जैसे अगर हम देखें कि क्या हुआ, अच्छा बहुत कुछ नहीं लिखा है क्या, अच्छा नीचे नोट लिखो। हाँ लिखा है भैया, हमारी हिम्मत ना लिखाएं, बहाना निकाल दोगे हमको। चले, हो जाता है, मानो हूं मैं भी, चमड़े की जबान थी फिसल गई, माफ कर दो। क्या चीज, नोट लिखो, बोल के चुप ना हुआ करो, बोला करो। कौन बोल रहा भैया, सीरम वाले भैया, इनका तो 100 खून माफ है ना। चलिए लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। लिखिए, कायिक प्रवर्धन को फिजिकल एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन को, ये तो चाहते तो खुद भी लिख सकते थे नौटंकी करने के, तो कायिक प्रवर्धन को फिजिकल एम्प्लीफिकेशन या भौतिक संवर्धन भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन को भौतिक संवर्धन या फिजिकल एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया लैंगिक जनन की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होती है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होती है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होती है। लैंगिक जनन की तुलना में कहीं अधिक बेहतर होती है। नीचे की नोट डाल दीजिएगा। अब देखिए, फिजिकल एम्प्लीफिकेशन या कायिक प्रवर्धन के दौरान कई विधियां काम आती हैं। कहाँ, इसी में नोट लिखना है, वेरियस मेथड अप्लाइंग इन फिजिकल एम्प्लीफिकेशन। कायिक प्रवर्धन के दौरान कई विधियां काम में आती हैं। कायिक प्रवर्धन के दौरान कई विधियां काम में आती हैं। कायिक प्रवर्धन के दौरान कई विधियां काम में आती हैं। आपने ऐसा किया है खेल, ऐसा है ना। लिखिए नंबर 1 ग्राफ्टिंग। लिखिए नंबर 1 ग्राफ्टिंग। इसको हम बोलते हैं कलम बनाना, सुना है। लिखिए कलम विधि, ग्राफ्टिंग या कलम विधि, है ना, ग्राफ्टिंग या कलम विधि, ग्राफ्टिंग या कलम विधि। इसके बाद लिखिएगा दूसरा नंबर डिवीजन विधि या विभाजन विधि। डिवीजन देखा होगा, जब प्याज वाज दो है, एक को अलग अलग करके यहां लगा दो दो, तो इकट्ठा करोगे तो अच्छी उत्पादन नहीं होगा, अलग कर दोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। लिखिएगा डिवीजन विधि। नंबर 2 डाल दीजिएगा डिवीजन विधि। नंबर 3 देखिएगा कटिंग। ये जो बगल वाला है काट के कहीं लगाने की विधि को कटिंग कहते हैं। डिवीजन के बाद लिखिएगा कटिंग। लिखिएगा कटिंग। अब यहां नहीं है तो हम बोले उनके भरोसे रहेंगे। इसके बाद लिखिएगा लेयरिंग विधि, LEAYRING। लिखिएगा लेयरिंग विधि या लेयरिंग प्रोसेस। हिंदी में भी यही लिखिएगा लेयरिंग, लेयरिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा जब कभी नींबू बहुत नीचे आ जाते हैं तो आप उनकी डाल को बस कुछ नहीं करिए, नींबू की डाल को लाइए और मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए और ऐसे ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और ऊपर ही गया हुआ है, नीचे से आप देखोगे जड़ आनी
ऐसा देखा है आपने? तो इसी को लेयरिंग कहते हैं कि जो आप दाल नीचे लाओ उसकी, यहां से भोजन मिलता रहेगा, और दाल लाके मिट्टी के नीचे दबा दो, और एक हफ्ते में यहां पे नई जड़ आएंगी, यहां से काट लो, ले जाके दूसरे का लगा दो। इसको बोलते हैं लेयरिंग प्रोसेस। तो लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, डिवीजन हो गया और ग्राफ्टिंग हो गया। ये इतने प्रोसेस हैं जिससे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, लिखिएगा एग्जाम्पल। तो अगर हम रूट का देखें कि बाई रूट की हम अगर बात करें, लिखिएगा रूट्स का एग्जाम्पल। जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा या डहेलिया, ये दोनों, इनकी जड़ें अगर कहीं काटो और काट के लगा दोगे तो उससे नए तरीके से आपको स्वीट पोटैटो के प्लांट मिलने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिखिएगा, और रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। ध्यान देना, शकरकंद जड़ है ना कि तना, और आलू तना है ना कि जड़, इतना दिमाग में रखा करिए। इसके अलावा अगर हम स्टेम में देखें कि स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, तो इसमें आएगा पोटैटो, जिंजर, देखा है, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ये सब तने हैं ना। आलू और अदरक, टर्मरिक भी डाल देना, टर्मरिक, आलू, अदरक, हल्दी और प्याज, ये सब तने के जरिए क्या करते हैं, नया उत्पादन दे सकते हैं, है ना। पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, आलू, प्याज, जिन्हें काट कर बोए वो तने हैं। क्या चीज? जिन्हें काट कर बोया जाए वो तना है। आलू काट के बोते हो, तना है। क्या गाजर काट के बोते हो? शुगर केन काट के बोते हैं तो तना है, उसमें क्या पूछ रहे हो, तना है ही। सलजम काट के बोते हो, सलजम का बीज बोया जाता है ना। तो जिसे काट के बोए, नॉर्मली ध्यान रखना, वो तने होते हैं। इसके बाद लिखिएगा लीव्स, लीव्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसमें एक बड़ा फेमस है, वो है ब्रायोफिल्म, लिखिएगा ब्रायोफिल्म। हाँ, लीफ में आ जाएगा ब्रायोफिल्म। इनके लीफ नोच होते हैं जो कि बड बन जाते हैं और बाद में फिर प्लांट्स बन जाते हैं। इनमें जो लीफ नोच हैं, लीफ नोच, हाँ, यही आगे चल के बड बनते हैं और बड बन के फिर ये प्लांट बन जाते हैं, लेकिन ये बडिंग नहीं है, ध्यान देना। लीफ नोच, ब्रायोफिल्म। हिंदी में भी आपको क्या लिखना है, ब्रायोफिल्म, ऐसे लिख देना। पोटैटो को आलू कहते हैं, ध्यान देना, ब्रायोफिल्म। जिंजर को कहते हैं अदरक, ऑनियन हिंदी अंग्रेजी होती है प्याज, है ना। चलिए, डहेलिया डहेलिया है, और स्वीट पोटैटो को बोलते हैं शकर कंद। तो ये रहा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबका हो गया काम, हर किसी लिख लिया ना। देखो, ये जो टॉपिक है ये हल्के मत लेना, यहीं से सवाल बनता है तो लोग कर नहीं पाता, कारण कि ये आम सवाल नहीं होते हैं। अब लिखिएगा टिश्यू कल्चर, ये आप जानते हो तो एक लाइन लिखा के निकल लेंगे। लिखिएगा टिश्यू कल्चर, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लिखिएगा टिश्यू कल्चर, लिखिएगा टिश्यू कल्चर। लिखिएगा इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू। लिखिएगा अंग्रेजी में इन विट्रो ग्रोथ ऑफ
plant cell and tissue, presence of growth hormone, presence of growth hormone, presence of growth hormone is known as tissue culture process, is known as tissue culture process. लिखिएगा इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन नोन एज टिश्यू कल्चर, नोन एज टिश्यू कल्चर। हिंदी भाषा में लिखिएगा, लिखिए पादप कोशिकाओं और ऊतकों का, हिंदी भाषा में लिखिएगा पादप कोशिकाओं और ऊतकों का, पादप कोशिकाओं और ऊतकों का प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में इन विट्रो, प्रयोगशाला में इन विट्रो वृद्धि कराना, प्रयोगशाला में इन विट्रो, प्रयोगशाला में इन विट्रो वृद्धि कराना, प्रयोगशाला में इन विट्रो वृद्धि कराना और साथ में वृद्धि हार्मोन, और साथ में, और साथ में वृद्धि हार्मोन, साथ में वृद्धि हार्मोन सक्रिय होता है, साथ में वृद्धि हार्मोन सक्रिय होता है। तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो साथ, उसी को हिंदी में कायिक, सॉरी, अच्छा ऊतक संवर्धन, हाँ अच्छा हाँ, यह प्रक्रिया ऊतक संवर्धन, हम पर्ची पढ़ने लगे थे ना, यह प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है, यह प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है, यह प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। इसके बाद लिखिएगा अगला, स्पोर फॉर्मेशन, लिखिएगा बीजाणु का निर्माण। अगला, हाँ अगला प्रकार है उसी में, वो मैंने वहां नहीं लिखा है लेकिन एक नया जोड़ दे रहा हूं यहां पे। हाँ जी, लिख गया स्पोर, क्या बेटा, नहीं कोई नहीं, रुको रुको, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा वो, ठीक, रहने दो रहने दो, हो जाएगा, सही हो जाएगा, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, उसको खींचना मत, ठीक ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जाओ जाओ जाओ, बस बस वेट करो, बस बस ठीक हो गया, ठीक, रब कर लो हल्का सा, बस ठीक हो जाएगा। चलो खाने पीने में ध्यान दो बेटा, है ना। चलिए, अरे ठीक, अपने आप हो जाएगा, नॉर्मल हुआ ना, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ पानी, ये लो पानी पी लो। चलिए लिखिएगा स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणुओं का निर्माण, लिखिएगा यह भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, यह भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, यह भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, यह भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ बीजाणु का निर्माण होता है। जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ बीजाणु का निर्माण होता है, और यही बीजाणु, और यही बीजाणु नए जीवों को बनाते हैं, और यही बीजाणु या स्पोर नए जीवों को बनाते हैं, यही जीवाणु नए जीवों को बनाते हैं। अब यहां पर समझना है, यही जीवाणु नए जीवों को
यही बीजाणु नए जीवों को बनाते हैं। ये एक स्पोरेंजियम होता है। आमतौर पर ये आपको मिलेगा फंगस में, और खास करके दो फंगस, एक तो होता है राइजोपस, नाम सुना है, और एक होते हैं ब्रेड मोल्ड। कौन से? ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर होते हैं, काले काले से आते हैं। तो जो ब्रेड मोल्ड और राइजोपस है, इनका जो बनावट है वो कुछ ऐसा ही होता है, और इनके भीतर में बहुत छोटे छोटे से स्पोरेंजियम में स्पोर क्या भरे होते हैं? स्पोर भरे होते हैं, या इन्हीं को हम हिंदी भाषा में बीजाणु क्या बोलते हैं? बीजाणु कहते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब इनको ये नए जीव बनाने वाले होते हैं तो ये फट जाते हैं, और फट करके इनके बीजाणु पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाते हैं, और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये नया रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नीचे चित्र बना लेना, जो हिंदी में लिखे हैं, और जो अंग्रेजी में लिखे हैं वो पहले ही बना लें। भाई हिंदी तो पूरा हुआ ना, बीजाणु बनता है तो हिंदी वाले नीचे बनाए और अंग्रेजी वाले पहले ही बना लें, फिर बोल रहे हैं। पहले फिगर तो मेंटेन करो। हाँ बता रहे हैं, 100 बार कहोगे 100 बार नहीं समझाएंगे ना, एक ही बार समझ। देखो ये जो चित्र है ये ब्रेड मोल्ड, किसका चित्र है? ब्रेड मोल्ड का चित्र है। आप ब्रेड मोल्ड को, ये भी एक फंगस ही है, आप ब्रेड मोल्ड को अगर बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है। एक डंडा रहेगा और ऊपर एक सैक रहता है या थैली रहती है, और उसी थैली को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। और उसके अंदर क्या भरा है? छोटा छोटा स्पोर या बीजाणु भरे होते हैं। कुछ दिन बाद ये थैला फट जाता है और ये बीजाणु बाहर निकल आते हैं। इन्हीं बीजाणुओं के आधार पर फिर नए क्या बनते हैं? मोल्ड बन जाते हैं। तो वास्तव में यही जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं का निर्माण होना, बनना। अब ये जो एग्जांपल है इसमें आता है फंगस, और स्पेशली दो फंगस। कौन कौन सा? राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। राइजोपस और ब्रेड मोल्ड, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। तो आपके एग्जाम में आएगा कि क्या स्पोर फॉर्मेशन कैसा जनन प्रक्रिया है, तो आपका उत्तर होगा एसेक्सुअल। तो लिखिए अंग्रेजी में, बन गया चित्र सबका? देखिएगा, इट इज अनदर एसेक्सुअल प्रोसेस, इट इज अनदर एसेक्सुअल प्रोसेस। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, इट इज अनदर एसेक्सुअल प्रोसेस where spore is formed, where spore is formed, where spore is formed, and on the basis of spore, where spore is formed, and on the basis of spore, new organism is found. On the basis of spore, new organism या new individuals is found. On the basis of spore, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल इज फाउंड। एग्जाम्पल डाल देना। दो एग्जाम्पल क्या क्या? फंगस में दो एग्जाम्पल आएगा, एक तो आएगा राइजोपस, एक आएगा राइजोपस, और दूसरा आएगा ब्रेड मोल्ड। ये जो आप अभी तत्काल में पढ़ रहे हैं, ये ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें अभ्यर्थी करने से कतराते हैं, कारण कि ये बहुत ही माइक्रो चीजें हैं। सवाल अगर आता है, और यूपीएससी इसके लिए बहुत प्रिय है, और यूपीएससी का प्रियतमा टाइप का बन रहा है बीपीएससी, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। इसलिए मैं ये चैप्टर आमतौर पे स्किप कर देता, पढ़ाता नहीं है। हालांकि पढ़ाना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए मेरे नजरिए से। और कक्षा 8 की एनसीईआरटी अगर बच्चों में दी गई है और उनको ये सारी बातें बताई गई हैं, और अगर उनसे बच्चों को दूर किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत तरीका है। हमारे जो अध्यापक हैं, जो कक्षा 9-10 में पढ़ाते हैं, वो शानदार काम कई बार नहीं कर पाते। कारण कि दो कारण है, एक तो उनको कम तनख्वाह मिलती है, सबसे बड़ी बात कि भाई 100 रुपया अगर महीना मिल रहा है 2-3 हजार,
10,000 पा रहे हैं तो वो गंगा वहीं गोमुख से निकालते हैं और ले जाकर बंगाल खाड़ी में डप से गिरा देते हैं। बीच वाले में वो टेंशन नहीं लेते। अगर पैसा बढ़ा दो तो फिर पूरा कई राज्य घुमाएंगे आपको। तो उनकी भी अपनी एक लिमिटेड है। दूसरा, जो सरकारी अध्यापक हैं वो अक्रिय हो जाते हैं। उनको डर खत्म हो जाता है कि अब तो नौकरी पा ही गए, है ना, अक्रिय हो जाएंगे पूरा। अब तो नौकरी, ये फिर चौराहे बैठना शुरू करते हैं। एकदम सरकारी नौकरी पा गए, जैसे छुट्टी हुई कहाँ बैठेंगे। भारत के भविष्य को बर्बाद करने का पूरा अधिकार अगर किसी को है तो सरकारी मास्टर को है। ये सच्चाई है। सारे नहीं, ध्यान देना, नहीं सुधारे। अब नए बच्चे ज्यादा सुधार रहे हैं, सारे नहीं, मैं ध्यान देना। फिर कुछ जो है ऐसे, इनकी समस्या क्या है भाई, ऐसे इसलिए कि कुछ तो सरकारी मास्टर यहां भी हैं, सारे नहीं। आप बहुत शानदार हो। अगर ऐसा करते नहीं हो तो, अगर आपकी छुट्टी हुई और आप आगे चौराहे बैठ गए, पान लगाओ, चाय लाओ, आप कहां से काम करोगे। आपके अंदर इनोवेशन नामक कोई चीज ही नहीं है भाई। मैं ऐसे अध्यापकों को ही तवज्जो दूंगा जो कक्षा 8 की बच्चों को साइंस को ऐसा समझा दे बेसिक तरीके से कि उसे दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आज हम क्यों आपको बोलते हैं बार बार कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि हमारी एजुकेशन उतनी लेवल की नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म की नहीं हो पाई। उन्होंने केवल किताबी ज्ञान दिया। आप में हम गारंटी कर सकते हैं किसी ने आपके साथ वो प्रैक्टिकल कार्यक्रम नहीं बनवाए होंगे कि मान लो कि उत्तल दर्पण है तो लाया वो प्रॉपर और ला करके, मतलब मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, करवाया तो अच्छी बात है। जिनके साथ नहीं हुआ उनको दिक्कत है। तो जो ये वर्क होते हैं होमवर्क लॉन्ग टर्म के, वो होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। टीचर्स जो होते हैं डराते हैं बच्चों को, तो डर के मारा बच्चा कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है, वो आ रहा है जा रहा है आ रहा है। घर वाले भी अपना मस्त है, मगन मस्ती में। बाकी जन्म से कोई कमजोर नहीं होता, आने के बाद मैं अपने ऊपर जानता हूं। हमारे बड़े पापा मास्टर थे और गणित के मास्टर, बड़े मार्केट के बड़े खूंखार मास्टर, और सरकारी की, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे। अब तो दुर्भाग्य से वो है नहीं। तो मैं उनके घर का, हमारा नाम लिखाया गया उस स्कूल। नाम लिखाना ही बहुत बड़ी बात थी, ऐसा स्कूल था। अब हम पूरा भौकाल दिखाना शुरू कि हम तो इन्हीं के यहाँ के हैं, कोई दिक्कत कह नहीं, नहा धो के तैयार तैयार। तो अब हमें एक ठो मिल गई बाल भारती, आती ना मैथ वाली बाल भारती। अच्छा, मिल कहां से गई, उन्हीं को, पिताजी को हमारे किसी प्रकाशन वाले ने लाकर दिया था। स्पेसिमेन कॉपी आती है फ्री वाली, अब वो रखी रहती थी घर में। हम क्या किए, बाल भारती लिए और पूरा उतार डे मैथवा। 3 दिन छुट्टी हुई, मार एकदम सवाल पे सवाल लगा डाले, आता कुछ नहीं था, लगा डाले सारा। फंस तब गए कि उसमें लिखा था कि जैसा कि आपको पता है, वही हमने भी लिख दिया कि जैसा कि आपको पता है। तो कह रहे ये क्या है, ये कैसा, हमको कहां से पता है। तो कह रहे नकल भी की हो तो अकल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनका प्रभाव ऐसा रहा कि हम मार्केट में एकदम हाईटेक रहे, लड़कों पे पूरा प्रभाव जमाते रहे, एकदम आगे बैठते, मॉनिटर बना दी क्लास उसके मैथ वाले, और आती जाती 1/4 और 1/9 नहीं जोड़ सकते थे। ऐसा अगर कोई कह दे रो देंगे, भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। ये हालत कक्षा 9 तक की थी, 10 तक की हालत बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई कह दे तो या तो उसको मारेंगे बाहर बुला के 3-4 लोग मिलके, या तो फिर वो घंटों में बैठेंगे ही नहीं। ये हालत थी, कारण कि हमने वही गाइड ले लेकर के। अच्छा, दूसरा कारण कि हमारे दादा ही हैं, तो वो मारेंगे नहीं, और मारते भी मानते बहुत थे, और सबको मारे और हमको ना मारे, लेकिन वो गलत कर रहे थे, है ना। तो इस वजह से हमारी मैथ कमजोर हो गई। घर वालों के चक्कर मैंने बीएससी कर डाली मैथ से। सोचो कक्षा 10 में वो लड़का क्या नहीं जोड़ पा रहा है, 1/9 1/4 अगर दे दोगे तो हम भाग जाएंगे उस एरिया से। जो अगर कोई रिश्तेदार आ भी गया ऐसा कोई गणित वाला, तो फिर उसके साथ समस्या पैदा कर देते थे, है? दिक्कत कर देते थे। तो अब यही समस्या बच्चों के साथ हो जाती है, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता, वो उसी गफलत में पूरा साल गुजार देते हैं। हमारी एक बड़ी वीकनेस थी, हम मामा के यहां भाग जाते थे, हफ्ते में 10 दिन मामा के यहां भाग गए।
तो महीने में, हफ्ते में 7 ही होते हैं, महीने में निकल गए मामा के यहाँ 10 दिन, और 10 दिन स्कूल नहीं गए। अब स्कूल नहीं गए, लौट के आ रहे हैं। अब मास्टर तो घर का ही है, अपनी दादी से कहे कि बचा लेना नहीं तो मारेंगे, तो वो सेट कर देती थी कि भाई मारना नहीं इन्हें। 10 दिन बाद जाने के बाद फिर मार्केट बना लेते थे अपना। लोगों को लगता था कि यार ये तो अजर अमर आदमी है, इससे कुछ हो ही नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्ती जरूरी है, और उनको प्यार से समझाइए कि है क्या मामला। ये हमारे साइंस के मास्टर अच्छे थे, इसलिए हमारा ये वाला पोर्शन अच्छा हो गया। और फिर मैंने बीएससी के बाद हाथ जोड़ लिया कि अगर अब मैथ पढ़ाओगे तो हम पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो घर वालों ने कहा भाई जो मर्जी करे सो पढ़ो। तो मैंने फिर प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया, जिसमें से बायोलॉजी भी मिली और मैथ तो था ही साथ में, तो दोनों सारी चीजें ठीक हो गई। तो मैथ से उसी दिन से मैंने नमस्ते कर लिया। हालांकि ये मत सोचना अब मुझे आती है ना, अब मुझे आती है। अगर 62 उत्तर आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देते हैं और उसको ला देते हैं साइंस से, है ना। चलिए, तो इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हेडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हुआ, टाइम हो गया? अभी टाइम कहां हो गया। लिखिए हेडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की क्रिया। तो इसमें देखिएगा तो एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, बिलार है, बुतरुआ है। हाँ, तो इस तरह से ये व्यवस्था होती है जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर 2 चीजें हैं, पेड़ पौधों में परागण होता है और उसके बाद हमारे में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों को समझेंगे तो, लेकिन अब समय तो आगे कह नहीं रहा है, यहीं पर रोक लेते हैं। नहीं, अब कल से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकलना भी है ना। तो हम आपके लोभ में नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार से तो मान के चलिए कि बुध और बृहस्पति और शुक्र 3 दिन आपके साथ नहीं रहेंगे। शनिवार संडे छुट्टी रहती है, नहीं रहती। आप तैयारी करिए पेपर की अपने, सोमवार से इसे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।